दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और पागलों का बादशाह। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून। डॉक्टर अफलातून के लास्ट में जो कॉमिक्स का नाम दे रखा था उसका नाम था लंबू मोटू और पागल वैज्ञानिक, लेकिन वो वहां पे गलत लिखा हुआ था। उसका सेकंड पार्ट ये है लंबू मोटू और पागलों का बादशाह। तो आप पहले इसका पहला पार्ट पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। लंबू मोटू का फोल्डर है, उसके अंदर कॉमिक्स का नाम है लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून। यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है ये इसके पहले पार्ट की है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपने पढ़ ली होगी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून में। अब आगे पढ़ते हैं। यह वह स्थान था जहाँ डॉक्टर अफलातून के आदेशों पर दिमागों की अदला बदली होती थी। इस समय चारों शिकारी यहाँ पहुंच चुके थे और यहाँ उन चारों शिकारियों तथा अन्य स्त्री पुरुषों के दिमाग बंद मानुषों के सिरों में फिट किए जा चुके थे तथा बंद मानुषों के दिमाग चारों शिकारियों तथा अन्य स्त्री पुरुषों के सिरों में फिट हो चुके थे। अभी यह सब बेहोश थे, लेकिन जब इन्हें होश आएगा तो यह खुद को शहर के आसपास या शहर में कहीं पाएंगे, और जब इन्हें वास्तविकता का एहसास होगा तो डॉक्टर अफलातून के कंप्यूटर इनके दिमागों को आदेश देंगे जिनके अनुसार इन्हें कार्य करना होगा। डॉक्टर जेड कंप्यूटर के अनुसार सारे ऑपरेशन सही हुए हैं, कोई कमी नहीं। ठीक है, टोली नंबर 0 का आदेश दे दो। वह इन्हें उस स्थान पर पहुंचा देगी जहां डॉक्टर अफलातून की योजना अनुसार इन्हें होश में लाया जाना है। डॉक्टर एक्स ने एक स्विच दबाया, जिसके दबते वहां पड़े सारे बेड लिफ्ट के समान फर्श में धंसते चले गए। खट। लगभग 50 फीट नीचे पहुंचकर वह सारे बेड स्वचालित फर्श पर पहुंचकर उस दिशा में बढ़ने लगे जिस दिशा में फर्श जा रहा था। सर। लगभग 2 किलोमीटर बाद बेड तो फर्श से चिपके रह गए और फर्श के साथ साथ नीचे मुड़कर फर्श से चिपके हुए ही वापस जाने लगे। फिर उस स्थान पर गुफा की अन्य दीवारों जैसे ही एक प्राकृतिक दीवार आ गई, जिसके पीछे स्वचालित फर्श छुप गया। अब कोई नहीं जान सकता था कि गुफा में पड़े बेहोश जिस्म कहां से आए हैं। खट। कुछ देर बाद वहां कुछ व्यक्ति पहुंचे। अफलातून मान के शिकार पहुंच गए हैं, लेकिन इन्हें यहाँ गुफा में डाल कौन जाता है? इस सवाल का जवाब मैंने भी कभी डॉक्टर एम एक्स से पूछने की कोशिश नहीं की, जिसके आदेश मुझे प्राप्त होते हैं। हम सब के लिए बेहतर यही है कि हम सिर्फ ऊपर से प्राप्त आदेशों का पालन करें। सवाल पूछने का मतलब होगा कि हमें मान अफलातून के सेवकों से अलग करके हमारा दिमाग किसी जानवर के सिर में और हमारा सिर में जानवर का दिमाग फिट कर दिया जाएगा। और जिनके दिमाग बदले जाते हैं वे उन कंप्यूटरों के अधीन होते हैं जो अपने से जुड़े प्राणी को आत्महत्या भी नहीं करने देते। और अब गुफा में पड़े सभी बेहोश स्त्री पुरुषों तथा बंद मानुषों को गुफा के बाहर खड़ी एक वैगन में लाद दिया गया। तब वैगन शहर की ओर चल पड़ी। शहर के एक वीरान पार्क में। यहाँ बंद मानुषों को उतार दो। कुछ देर बाद एक अन्य स्थान पर। सभी स्त्री पुरुष उतारे जा चुके हैं बॉस। अब वापस पॉइंट 3x पर चलो। वहां अगले आदेश के मिलने तक हम मौज मस्ती करेंगे। लेकिन जब वह वैगन अपने 3x नामक किसी गुप्त स्थान की ओर जा रही थी, तब एक मोटरसाइकिल उसके पीछे थी। रामरूप और लक्ष्मी देवी को इसी वैगन में ले जाया गया था। तब भी हमने इसका पीछा किया था, मगर यह गायब हो गई थी। और अब जब 24 घंटे बाद पुलिस के गश्ती दल ने इस वैगन को देखकर इसकी सूचना इंस्पेक्टर अंकल को दी, तभी से हम इसके पीछे हैं। और यह तुम देख ही चुके हो कि रामरूप और लक्ष्मी देवी ने 8 बंद मानुषों को नेहरू पार्क में तथा रामरूप, लक्ष्मी देवी सहित 4 अन्य स्त्री पुरुषों को भी इस वैगन में से बेहोशी की अवस्था में उस मैदान में उतारा है जो स्थानीय फौजी छावनी के अंडर में है, जिसे आर्मी ग्राउंड कहा जाता है। लेकिन अब यह वैगन कहाँ जा रही है? संभव है कुछ और बेहोश जिस्मों को लाद कर लाने के लिए जा रही हो, लेकिन अब यह उस ओर नहीं जा रही जिस ओर से आते हुए इसे पुलिस के गश्ती दल ने देखा था। शायद अपने किसी ठिकाने पर जा रही होगी।
पाठक शायद उलझन में होंगे कि लंबू मोटू इस वैगन के पीछे कैसे लगे हुए हैं। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक होगी है। दरअसल जैसे कि आप इस कहानी के प्रथम भाग लंबू मोटू और डॉक्टर अफलातून में पढ़ चुके हैं। डॉक्टर अफलातून की घोषणा अनुसार मुसीबत जता अथवा जरूरतमंद लोग किसी भी समाचार पत्र में इस प्रकार का विज्ञापन दे सकते हैं कि वह डॉक्टर अफलातून से किसी प्रकार की मदद चाहते हैं। अतः रामरूप और लक्ष्मी देवी उन्हीं विज्ञापन दाताओं में से एक थी जिन्होंने डॉक्टर अफलातून से मदद मांगने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए थे। इंस्पेक्टर अंकल की योजना अनुसार लंबू मोटू को ऐसे किन्हीं भी दो पास भेजे। ऐसे भी किन्हीं दो विज्ञापन दाताओं पर नजर रखनी थी ताकि जब उनका विज्ञापन पढ़कर डॉक्टर अफलातून अपने आदमी उनके पास भेजे तो वह दोनों डॉक्टर अफलातून द्वारा भेजे गए उसके आदमियों का पीछा करे। ऐसा ही हुआ भी था। लंबू ने रामरूप तथा मोटू ने लक्ष्मी देवी पर नजर रखी थी और आशा अनुसार डॉक्टर अफलातून के आदमी इसी वैगन में सवार होकर इन दोनों के पास पहुंचे थे जिसका पीछा इस समय लंबू मोटू कर रहे थे। इस वैगन में डॉक्टर अफलातून के आदमियों ने रामरूप, लक्ष्मी देवी तथा अन्य कई और विज्ञापन दाताओं को बिठाया हुआ था। लेकिन यह वैगन शहर से बाहर जाने वाली एक सड़क पर लंबू मोटू की नजरों से ओझल हो गई थी जिसकी वजह से लंबू मोटू को इंस्पेक्टर अंकल ने काफी लताड़ा था। पर तभी से शहर के सभी पुलिस के गश्ती दलों को इस वैगन के बारे में बता दिया गया था और अब लगभग 1 घंटे पहले जब यह वैगन शहर में दाखिल हुई तो एक गश्ती दल ने इसे देख लिया। इसकी सूचना इंस्पेक्टर अंकल तक पहुंची और इंस्पेक्टर अंकल ने लंबू मोटू को इस वैगन के पीछे लगा दिया और यह दोनों उस समय से इस वैगन के पीछे थे जब यह वैगन नेहरू पार्क की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद उस वैगन से उतारे गए वन मानुषों तथा रामरूप और लक्ष्मी देवी सहित अन्य लोगों को लंबू मोटू ने अपनी आंखों से देखा था और लगातार इस वैगन का पीछा कर रहे थे। वायरलेस द्वारा इनका संपर्क लगातार इंस्पेक्टर अंकल से बना हुआ था, इसलिए रास्ते में इन दोनों को वाहन बदलने की सुविधा मिल गई थी। यह जिस ओर जा रहे होते थे इंस्पेक्टर अंकल वहां कोई वाहन, जीप, ट्रक, बस, कार इत्यादि वाहन पहुंचाते रहे थे और यह दोनों इंस्पेक्टर अंकल द्वारा पहुंचाए गए इन वाहनों का प्रयोग कर रहे थे। अब इन दोनों ने काले रंग की एम्बेसडर कार छोड़कर एक मोड़ पर इंस्पेक्टर अंकल द्वारा पहुंचाई गई मोटरसाइकिल संभाल ली थी ताकि वैगन में सवार लोगों को एहसास न हो कि कोई एक वाहन उनके पीछे लगा हुआ है। कुछ ही देर बाद वह वैगन एक छोटे से बंगले में दाखिल होगी। वैगन बंगले के पोर्च में खड़ी है। उसमें सवार आदमी वैगन से उतरकर बंगले में जा चुके हैं। अब हमारे लिए क्या आदेश है? मोटरसाइकिल को कहीं आसपास खड़ी कर दो, बेस बदल लो और बंगले पर नजर रखो। अगर बंगले में से कोई एक या दो आदमी साथ साथ बाहर निकलते हैं तो तुम दोनों में से एक उसका पीछा करेगा, दूसरा हर पल बंगले के आसपास रहेगा और लोकेट ट्रांसमीटर पर मुझसे बराबर संपर्क बनाए रखेगा। लंबू ने वायरलेस सेट पर इंस्पेक्टर अंकल से बात की और उनका आदेश प्राप्त किया। फिर निकट ही स्थित एक सार्वजनिक टॉयलेट में दोनों दाखिल हुए। कुछ देर बाद एक अपाहिज भिखारी टॉयलेट से बाहर निकला, यह मोटू था। फिर एक हिप्पी बाहर निकला, यह लंबू था। हिप्पी बना लंबू अपनी मोटरसाइकिल के सामने आया और उस नुक्स को ठीक करने लगा जो उसमें था ही नहीं। स्पष्ट था कि उसे यहाँ रुककर बंगले पर नजर रखनी थी, इसके लिए कोई न कोई बहाना तो चाहिए ही था। अपाहिज भिखारी बने मोटू के दिमाग में एक युक्ति आई, क्यों न बंगले में रहने वालों से मिला जाए। कोई है जो इस अपाहिज भिखारी को भिक्षा दे सके। बंगले के एक कमरे में बॉस, दरवाजे पर एक अपाहिज भिखारी है। अपाहिज भिखारी इस इलाके में भिखारी नहीं आते, चूंकि वह जानते हैं कि इस इलाके के लोग अपने बंगले के भीतरी भागों में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं या आराम करते हैं। उनमें से कोई भी किसी भिखारी को भिक्षा देने के लिए अपना काम अथवा अपना आराम विश्राम छोड़कर बाहर नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यह भिखारी कोई फ्रॉड, धोखा है। बेशक धोखा है, लेकिन तुम बाहर जाओ, उससे बात करो और उसे अंदर लाओ, ठीक है? कोई है जो इसे पाइज? एक तो आया बाहर। क्या चाहिए तुम्हें? भूखा हूं, सुबह से दर्जनों दरवाजों पर आवाज दी, पर यह पहला दरवाजा है जहां मेरी आवाज अंदर पहुंची है। तो भूखे हो, लेकिन यह न होटल है न अनाथालय। खैर, फिर भी अंदर आओ, देखता हूँ शायद खाने के लिए कुछ रखा हो घर में।
तो क्या आप मालिक नहीं है? मैं नौकर हूँ, लेकिन फिक्र मत करो। इस समय मैं यहाँ अकेला हूँ। मालिक रात को आता है। फ्रिज में खाने के लिए कुछ रखा होगा। लगता बेटा मोटू फंस गया तू जाल में। अंदर ले जाकर यह मुझे खाना नहीं देगा, बल्कि मुझे खाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं भी तो यही चाहता हूँ कि किसी प्रकार इन लोगों के मध्य पहुंचूं, भले ही कैदी अथवा शिकार बनकर ही सही। यह बाद में देखा और सोचा जाएगा कि कौन शिकार बनता और कौन शिकारी। चलिए, आप बहुत दयालु हैं। जो भी रूखा सूखा दोगे, पेट की आग तो बुझ ही जाएगी उससे। रूखा सूखा नहीं प्यारे, मिलेगा तो तरमाली, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। उस हालत में तुम्हें खाली पेट वापस जाना होगा। मेरा भाग्य, मिला तो सही, नहीं मिला तो भी सही। तुम यहीं बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए खाने को लाता हूँ। भगवान आपका भला करे। बॉस, उसे ब्लैक रूम में पहुंचा दिया है। बहुत अच्छा। अब मैं उसका बंदोबस्त करता हूँ। कथित बॉस ने उठकर दीवार में लगा एक स्विच दबाया। यस बॉस, क्या हुक्म है? खट। एक अपाइज को भेज रहा हूँ। उसकी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट दो। जो आ गया। दूसरी ओर से जवाब मिलते ही उसने स्विच बोर्ड का एक अन्य स्विच दबाया। खट। और इधर वह सोफा जिस पर अपाइज भिखारी बना मोटू बैठा था, बॉस द्वारा दबाए गए दूसरे स्विच के दबते ही इतनी तेजी से फर्श में धंसा कि मोटू को उछलकर सोफे से अलग होने का अवसर ही नहीं मिला। अरे रे! 5-7 फीट नीचे जाते ही सोफा उलट गया। ओह! इधर सोफे से गिरने के बाद मोटू प्रकाश युक्त गोल कमरे अथवा गहरे कुएं जैसे स्थान में हवा में लगातार नीचे गिरता चला जा रहा था। मोटू प्यारे फंस गए जाल में। धप। शुक्र है फोम का मोटा गद्दा बिछा हुआ है। लंगड़े, बिना कोई गलत हरकत किए गद्दे से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ो। लेकिन मेरी बेसाखी, उसे तो उठा सकता हूं ने। और चूंकि मोटू जानना चाहता था कि यहाँ क्या कुछ है और क्या कुछ होता है, इसलिए उसने बड़ी शराफत से गनमैनों के आदेश का पालन किया। वरना ही वह चाहता तो यही इन गनमैनों को जहन्नुम तक का रास्ता दिखा सकता था। उस दरवाजे को पार करते ही मोटू ने खुद को एक ऐसे कमरे में पाया जिसमें फर्नीचर के नाम पर लोहे की सिर्फ एक कुर्सी थी। लेकिन उस कुर्सी से जुड़ा एक पीवीसी का पाइप कोने में रखी एक मशीन में समाया हुआ था, जिसके ऊपर एक स्विच प्लेट थी जिस पर कई लीवर तथा नॉब लगी हुई थी और एक बड़ा मीटर था। इस कुर्सी पर बैठ जाओ। शायद यह इनका टॉर्चर रूम है। अगर इस कुर्सी पर बैठ गया तो असहनीय कष्ट सहने के सिवाय कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर यही है कि इन चारों गनमैनों से निपट लिया जाए और यहाँ के बारे में जानकारी इनसे ही हासिल की जाए। यह लोहे की कुर्सी है और इसका संबंध उस मशीन से है जिसके द्वारा इस कुर्सी पर बैठने वाले को बिजली का शॉक दिए जाते हैं। तुम्हारी यह बात साबित करती है कि तुम वास्तव में वह नहीं हो जो दिख रहे हो। इसलिए माय डियर, तुम्हें उस कुर्सी पर बैठकर हमारे चंद सवालों का जवाब देना होगा। और हम यह भी चेक करेंगे कि तुम वास्तव में ही अपाहिज हो या भेष बदल कर ये आए कोई घुसपैठी हो। वक्त बर्बाद मत करो मिस्टर भिखारी। कुर्सी की ओर बढ़ो। मोटू प्यारे, इस कुर्सी का संबंध न केवल उस बिजली की मशीन से है, बल्कि इस कुर्सी के हाथों और पैरों में शिकंजे लगे हुए हैं। जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठूंगा, वह फौलादी शिकंजे मेरे हाथों और पैरों को जकड़ लेंगे और यह लोग जान जाएंगे कि मैंने अपाहिज हूँ, न भिखारी। मेरा मेकअप साफ करने के बाद संभव है यह लोग मुझे मोटू के रूप में भी ही पहचान जाए। तब इनके शिकंजे से निकलना संभव हो जाएगा। जबकि इस समय तभी मोटू के शिथिल जिस्म में मानो बिजली कौंध गई हो। वह अत्यधिक फुर्ती व तेजी से हरकत में आया। शाय ठक। ओह! और इस नजारे को देख बाकी गनमैन हरकत में आ पाते। उससे पहले ही मोटू ने बैसाखी को बंदूक की तरह जैसे ही उनकी ओर उठाया, एक चमत्कार हुआ। धाएं धाएं। हाथ ऊपर उठाओ और भूल जाओ कि अब तुम्हारे हाथ हाथ तुम्हारी गनों तक पहुंच सकेंगे। और ध्यान रहे, मेरे हाथ में थमी यह कोई साधारण बैसाखी नहीं है। तुम देख चुके हो, यह कारतूस भी उगलती है जो तुम्हारी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा देगी। फिर उन लोगों के सामने मोटू ने अपने घुटने पर बंधी रस्सी खोलकर वह पैर सीधा किया जो घुटने से कटा प्रतीत होता था, लेकिन चेहरे पर
दाढ़ी को छुटाना उसने जरूरी नहीं समझा। अब तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे, और अगर 5 सेकंड में मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो तुम में से किसी एक की खोपड़ी फटे टमाटर की तरह खिल जाएगी। सबसे पहला सवाल, यहाँ की दीवारों में दरवाजा या खिड़की तो दूर, कोई मामूली सुराख तक नहीं है, फिर तुम सब यहाँ जीवित कैसे हो? यानी कि क्या यहाँ ऑक्सीजन प्राप्त करने की कृत्रिम व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कृत्रिम व्यवस्था है। यहाँ की दीवार में तो नहीं, लेकिन हाँ, छत में अनेक मामूली सुराख हैं जो फर्श पर खड़े किसी भी व्यक्ति को नंगी आंखों से नजर नहीं आ सकते। अब जरा प्यार से यह भी बता डालो कि तुम लोग हमेशा यहीं मौजूद रहते हो, या ऊपर से भेजे जाने वाले शिकार की सूचना पाकर किसी गुप्त द्वार से यहाँ आते हो? जब भी किसी व्यक्ति को ऊपर वाले कमरे के उस खास सोफे पर बिठाया जाता है, तो इस कमरे के बराबर वाले दूसरे कमरे में घंटी बजने लगती है, जिसे सुनते ही हम इस दीवार में स्थित गुप्त दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। और जब ऊपर वाले कमरे में रखा सोफा फर्श में धंसता है, तो इस दीवार में स्थित दरवाजा खुल जाता है। फिर जब शिकार को गिराकर सोफा वापस ऊपर जाने लगता है, तो वह दरवाजा बंद हो जाता है। इस बीच हम इस कमरे में आ जाते हैं, और जब शिकार तुम्हारे कब्जे में आ जाता है, तब तुम उसे इस इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर उसकी हकीकत जान लेते हो। तब उसे इस कमरे से बाहर कैसे ले जाते हो? उस मशीन का एक स्विच दबाने से वह दरवाजा पुनः खुल जाता है, जो ऊपर वाले कमरे में रखे सोफे के नीचे आने व ऊपर चले जाने से खुलता और बंद होता है। फिर बराबर वाले कमरे में पहुंचकर वहां लगा एक स्विच दबाकर उस दरवाजे को हम फिर से बंद कर देते हैं। तभी मोटू ने महसूस किया कमरे में मौजूद ऑक्सीजन कम होने लगी है। अगर वास्तव में इस कमरे में सप्लाई की जा रही ऑक्सीजन बंद कर दी गई है, तो इसका प्रभाव इन गनमैनों पर भी होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने का प्रभाव इन लोगों पर पड़ता नहीं नजर आ रहा। शायद यह लोग कुछ देर तक सांस रोक लेने में अभ्यस्त हैं। अचानक मोटू ने बौखलाहट का अभिनय किया, जबकि हकीकत में कम से कम आधे घंटे तक वह बिना ऑक्सीजन के अर्थात सांस रोके रह सकता था। ओह, लगता है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। हाँ हाँ, घुटन सी महसूस होने लगी है। ऐसा तुम्हारे कारण हो रहा है। मेरे कारण? यानी कि यहाँ का वार्तालाप उस स्थान पर बैठा कोई व्यक्ति सुन रहा है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। लेकिन इस प्रकार तो मेरे साथ ही साथ तुम लोग भी ऑक्सीजन के अभाव में बेहोश होकर दम तोड़ दोगे। और जब कमरे में मौजूद ऑक्सीजन समाप्त हो गई, तब आह, हवा, 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 मेरा दम। मक्कार ये सब दम घुटने का नाटक कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। ओह, हवा, हवा कम हो गई। दरवाजा, दरवाजा खोलो जल्दी, वरना अपना दम घुटने से पहले फायरिंग करके तुम सबका दम बाहर कर दूंगा। एक गनमैन मशीन पर झपटा, लेकिन ओह, स्विच काम नहीं कर रहा। हवा, हवा, दम घुट रहा है। हवा, आह, हवा, हवा, मेरा दम। मूर्ख, दरवाजा खोलो, वरना मैं यह सब तो गिर पड़े। पता नहीं नाटक कर रहे हैं या वास्तव में दम घुट रहा है इनका। लेकिन मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। आह, हवा, हवा। मोटू ने सांस रोक लिया था, और अब वह उन गनमैनों की तरह छटपटा रहा था। हवा, हवा। और ये सब बेहोश हो गए या बेहोशी का नाटक कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। अभी कुल 5 मिनट बीते हैं। हवा, हवा। अगर अगले 15 मिनट तक हवा चालू न की गई, या कोई इन गनमैनों की मेरी खैर खबर लेने या न आया, तो फिर कैप्सूल बम से दीवार उड़ा दूंगा। लेकिन 5 मिनट बाद, ओ, तो मेरा सोचना गलत नहीं था। यह लोग सांस रोके रखने में अभ्यस्त हैं। एक उठकर मशीन की ओर झपटा, तथा बाकी तीनों भी हरकत में आए। स्विच के दबते ही एक दीवार में दरवाजा प्रकट हुआ, और ताजी हवा तेजी से कमरे में घुसी। हवा, हवा। लेकिन मोटू के बदन में कोई हरकत न हुई। वह पहले इन लोगों की अगली कार्रवाई देखना चाहता था। उफ, जान में जान आई। यह कमबख्त तो सचमुच बहुत खतरनाक आदमी है। मुझे तो इसकी दाढ़ी नकली लगती है। अरे, यह तो मोटू है। हाँ देखो, उठाओ इस पिल्ले को और इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा दो।
लेकिन तभी ठॉक, आह, बस अब कोई अपनी गन को की ओर हाथ न बढ़ाए। लेकिन तुम तो बेहोश। हा 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 मूर्खो, जिस प्रकार तुम सांस रोककर दम घुटने का भी न कर सकते हो, वह भी न कोई और भी कर सकता है। ओह, तो तुम भी सांस रोके रख सकते हो। बेशक। लेकिन तभी खट, ओह, दरवाजा बंद। नहीं। ओह, अब नहीं। और इसके साथ ही ऑक्सीजन की सप्लाई भी। मूर्ख, अपने साथ साथ अब तुम हम सबकी जान ले लोगे। वह क्यों? क्योंकि अब 1 घंटे से पहले बिजली की सप्लाई तथा ऑक्सीजन चालू नहीं होगी, अर्थात दरवाजा नहीं खुलेगा और हम सबका दम घुट जाएगा। लेकिन तुम सब तो सांस रोके रखने में माहिर हो। सिर्फ 15 मिनट तक वो हम सांस रोके रह सकते हैं। उसके बाद हमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और अब 1 घंटे से पहले न तो बाहर से दरवाजा खोला जाएगा, न हम ही दरवाजा खोल सकते हैं, क्योंकि बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। ठीक है, देखते हैं क्या होता। 15 मिनट तक तो तुम जीवित रह ही सकते हो, उसके बाद सोचा जाएगा कुछ। 10 मिनट बाद। हवा। तुम्हारे मालिक को तुम्हारी जिंदगियों की चिंता होगी तो वह तुम्हें हवा यानी ऑक्सीजन देगा। नहीं, कभी नहीं। यह तो हमें सजा दी जा रही है। वह क्यों? क्योंकि हम तुम्हें काबू में न कर सके, इसलिए। 13 मिनट बाद। हवा बॉस, हवा दो, हमें माफ करो, हवा दो, हवा। ठीक। अब इन्हें नहीं कर रहे हो तुम। अब हकीकत में तुम्हें हवा की जरूरत है। आह, और तुम्हें। मैं अभी 16-17 मिनट और इसी प्रकार सांस रोके रख सकता हूँ, बल्कि बोलता भी रह सकता हूँ। अंतिम क्षणों में उनके लीडर ने हरकत की और मोटू की चेतावनी पर उसने ध्यान न दिया, फलस्वरूप धाए। आह, खबरदार। लीडर तो बेसाखी से हुए फायर का शिकार होकर गिरा, जबकि बाकी हवा के अभाव में छटपटाते रहे। हवा, हवा। 17 मिनट बीते। ठीक। यह सब वास्तव में बेहोश हो चुके, और अगर चंद मिनट और इन्हें ताजी हवा न मिली तो यह सब मर जाएंगे। और अब 20 मिनट पूरे हुए। अब तो मुझे भी अपनी जिंदगी की चिंता करनी चाहिए, वरना अगले 10 मिनट बाद मैं खुद भी इनकी स्थिति में पहुंच जाऊंगा। पॉलीथीन की उस छोटी सी थैली में 10 कैप्सूल बम थे, जिसमें से सात जिसमें से 8 मोटू ने जेब के हवाले किए और 2 बम दीवार पर ठीक उस स्थान पर फेंके जहां कुछ देर पहले एक दरवाजा प्रकट हुआ था। धड़ाम। इन कैप्सूल बमों की शक्ति साधारण हैंड ग्रेनेड से कम नहीं थी। फलस्वरूप एक साथ 2 कैप्सूल बमों की मार दीवार का वह भाग सह न सका, जो दरवाजे के रूप में खुलता और बंद होता था। ओह, हवा बारूद की गंध युक्त ही सही, लेकिन हवा आई तो सही अंदर। और अब बिल्कुल फ्रेश यानी ताजी हवा, कैप्सूल बमों के रासायनिक बारूद की गंध उड़ चुकी। और अब इस बैसाखी में फिर रिवॉल्वर से काम नहीं चलेगा, इसलिए मोटू ने फटाफट बैसाखी के कई हिस्से किए और अब इसे वहीं बांध लूं जहां से खोला गया था इसे। फिर उसने बेहोश गनमैनों में से किसी एक की गन संभाली। अतिरिक्त कारतूसों की इस बेल्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। फिर उसने कैप्सूल बमों से उड़ाया गया दरवाजा पार किया तो एक अन्य कमरे में पाया साउंड को। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो हैं, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद है। इसे भी तोड़ना होगा। एक और कैप्सूल बम खर्च करना पड़ा उसे। धड़ाम। लेकिन जैसे दरवाजा टूटा और बारूदी धुआं गायब हुआ, तड़ तड़ तड़, बाल बाल बचा मोटू। लेकिन स्थान बदलते ही उसने गजब की फुर्ती से जवाबी फायरिंग की। तड़ तड़। आह, आह। कुछ देर उसने आट ली। अब शायद ऊपर कोई नहीं है, या कोई है तो मेरे ऊपर पहुंचने की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा होगा। क्यों न मैं भी यूं ही लेटा रहूं और लोकेट ट्रांसमीटर पर लंबू से संपर्क स्थापित करके उसे अपने बारे में सूचित करूं। हेलो 301। हेलो हेलो लंबू 301 स्पीकिंग। हेलो ओवर। इस बीच लंबू, जो कि अपनी मोटरसाइकिल में आ गए किसी नुक्स को ठीक करने के बहाने से वहां खड़ा बंगले पर नजर रखे हुए था, वह मोटू के बारे में अब बहुत फिक्रमंद हो उठा था। चूंकि मोटू का पाइस भिखारी बनकर बंगले में प्रविष्ट हुए काफी देर हो चुकी थी,
किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया मोटू। कुछ ही देर बाद उसने आवाज तो नहीं सुनी, लेकिन धरती में हुए हल्के से कंपन ने उसे ऐसा एहसास कराया जैसे पास ही कहीं जबरदस्त भूमिगत विस्फोट हुआ हो। धरती का कंपन तो ऐसा ही था जैसे विस्फोट हुआ हो, पर आवाज नहीं सुनाई दी। मोटू को बंगले में गए हुए हुए भी काफी देर हो चुकी है। कुछ देर बाद उसने धरती में फिर कंपन महसूस किया। अब निश्चय हो गया कि पास ही कहीं भूमिगत विस्फोट हो रहे हैं। और फिर लंबू ने धीमी लेकिन एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उसके समूचे जिस्म में सिरन पहुंचा दी। ओ फायरिंग! बंगले के किसी भीतरी भाग में एक साथ कई स्वचालित गनों से की जा रही है और अंदर मोटू अकेला। फिर यह संभव ही नहीं था कि लंबू वहां रुक जाता। अंजाम चाहे जो हो, अब मैं रुक नहीं सकता क्योंकि मेरा दिल कह रहा है इस फायरिंग का निशाना मोटू है। अचानक पिंग पिंग, ओ लोकेट ट्रांसमीटर का सिग्नल। इसका मतलब मोटू इस स्थिति में है कि वह मुझसे संपर्क करना चाहता है। यस 3 नोट टू अटेंड द मैसेज। लंबू, मैं इस बंगले के एक भूमिगत कमरे में हूँ। शायद तुमने कुछ ही देर पहले विस्फोटों की आवाज सुनी होगी। वह मेरे कैप्सूल बमों के विस्फोट थे। आवाज तो नहीं, लेकिन भूमिगत कंपन महसूस किया था। मुझे अपनी स्थिति बताओ। मैं बंगले में प्रविष्ट हो ही रहा था, चूंकि फायरिंग की आवाजें मुझ तक पहुंच गई थी। लंबू, मैं जिस भूमिगत कमरे में हूँ उसमें ऊपर आने के लिए सीढ़ियां हैं। वहां का दरवाजा मैं कैप्सूल बम से उड़ा चुका हूँ और 3 हमलावरों के शव वहां पड़े हैं। इस वक्त मेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन निश्चय ही दुश्मन घात लगाए सीढ़ियों के ऊपर बैठे हैं और वह प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे जैसे तुम ऊपर आओ वह तुम्हें गोलियों से भून दे। हाँ, यही बात है। और यह कमरा जहां मैं फंसा हूं, बंगले में प्रविष्ट होने के बाद सबसे पहले बहुत बड़ा ड्राइंग रूम है। उसमें दाएं बाएं तथा सामने की दीवारों में एक एक दरवाजा है। मुझे सामने वाली दीवार के कमरे से ले जाया गया था, जहां से धोखे से मुझे उसी कमरे के नीचे स्थित भूमिगत कमरे के नीचे पहुंचा दिया गया। उस कमरे की पूरी दीवार में बने गुप्त द्वार को उड़ाकर मैं इस कमरे में आया हूँ। मेरा अनुमान ही है यह कमरा ड्राइंग रूम की बाईं दीवार में बने दरवाजे में घुसने के बाद जो कमरा है ठीक उसी के नीचे होना चाहिए। ठीक है मोटू, मैं बंगले में प्रविष्ट हो रहा हूँ। घबराना नहीं, शीघ्र ही तुम मुझे अपने पास देखोगे। नहीं लंबू, बंगले में प्रविष्ट होने से पहले इंस्पेक्टर अंकल को सूचना भेज दो कि वह पुलिस फोर्स के साथ जल्दी से जल्दी इस बंगले पर धावा बोल दे, क्योंकि संभव है यह लड़ाई लंबी चले और स्थिति हमारे नियंत्रण में न आ सके। करेक्ट। मैं इंस्पेक्टर अंकल को सूचना देकर बंगले में प्रविष्ट हो रहा हूँ। अपना लोकेट ट्रांसमीटर ऑन रखना, ताकि अंकल को सूचना देने के बाद मेरे और तुम्हारे बीच संपर्क बना रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इसे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। और इसका जो पार्ट 2 है वो आपको कल मिलेगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। लंबू मोटू और पागलों का बादशाह पार्ट 2।